अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कैसे है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी सरफेस को अगर हम पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे पास होंगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज दैट electric field from left to right and there is a surface and this is normal to the electric field. Okay, now electric field line crossing the surface, ये इस केस में इस सिचुएशन में क्या होगा, ये नॉर्मल जब ये है सरफेस नॉर्मल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्रॉस होंगी। अब इस सरफेस को अगर हम रोटेट करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, रोटेट करते हैं लाइक दिस, ये नॉर्मल है, अब इसको हम रोटेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे जो क्रॉस हो रही हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डेफिनेटली डिक्रीज कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ये पैरेलल सरफेस पैरेलल हो गया, ध्यान दीजिएगा सरफेस को हमने पैरेलल किया है, यहाँ पर एरिया वेक्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो सरफेस जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल हो गया तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है। आई मीन फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस जो है वो इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, जीरो होगा। अगेन अगर ये रोटेशन हम कंटिन्यू रखते हैं, अगेन अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इस केस में अब ये मैक्सिमम हो गया, फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के एक बात समझ लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ सरफेस ये हमारा डिपेंड करता है उसके ओरिएंटेशन पर भी, कि ओरिएंटेशन सरफेस का कैसा है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ सरफेस दैट इज डिफाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा सपोज दैट कोई जरूरी तो है नहीं कि हमारा फील्ड यूनिफॉर्म ही होगा, फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म ही हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर फॉर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड ये d5 इज इक्वल टू हम डिफाइन करते हैं E डॉट ds से। ध्यान दीजिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पर जहां पर ये स्मॉल एरिया एलिमेंट हमारा ds है, तो ये एरिया एलिमेंट, ये एरिया वेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो E और ds के डॉट प्रोडक्ट से ये डिफाइन है। तो ये एक्चुअल में E ds cos थीटा, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्मॉल एरिया एलिमेंट ds है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E और ds का डॉट प्रोडक्ट है। डेफिनेटली ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट की बात करेंगे अगर आप SI यूनिट, तो यूनिट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। आई मीन ये हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी यूनिट है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये थीटा पर डिपेंड है। अब देखिए यहां पर जो है स्मॉल एरिया से जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो d5 वो है E ds cos थीटा। तो टोटल एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे फॉर एंटायर सरफेस d5 फॉर एंटायर सरफेस। ठीक है, ये हमारा होगा E ds cos थीटा फॉर एंटायर सरफेस। तो इस तरह से हम टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सरफेस कोई क्लोज सरफेस है, सपोज दैट स्फीयर है या क्लोज सिलेंडर है, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में हम इसको जो है इस तरह से यहां एक सर्किल से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये E ds cos थीटा, इसको हम सरफेस इंटीग्रल कहेंगे। ठीक है, तो या तो S ये सिंबल यूज करिए या आप ये सर्किल यहां पर बनाइए, सरफेस इंटीग्रल का ये जो है साइन है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स को हम कैपिटल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, दोनों का सिंबल फाई ही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में हम यहाँ पर E यूज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में M यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये फाई E जो टोटल फ्लक्स है वो सरफेस इंटीग्रल E ds cos थीटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम टोटल फ्लक्स का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अब देखिए फ्लक्स कब पॉजिटिव होगा
कब निगेटिव होगा और कब जीरो होगा। तो मैथमेटिकली हम पहले देखते हैं मैथमेटिकली क्या बातें देखने को मिल रही हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर जीरो है, ठीक है, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 मैक्सिमम होता है, ठीक है, और कॉस जो है 180, ठीक है, कॉस 180 की वैल्यू जो है -1 होती है, तो मिनिमम हो मतलब निगेटिव हो जाएगा। और 90 के लिए ये हमारा कॉस 90 जीरो होता है, तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, ठीक है, और सरफेस अगर नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस, ये सरफेस हमारा लाइक दिस है, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इस समय एरिया वेक्टर ध्यान दीजिए, ये सरफेस अगर अंडर स्टडी है, ध्यान देंगे, ये सरफेस अंडर स्टडी है, तो इससे इस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाएंगे। आई मीन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर वो हमारा क्या होगा, जीरो होगा। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस ये हमारा मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर ये सरफेस अंडर स्टडी है, ये सरफेस जो है अगर हमारा अंडर स्टडी है, तो ऐसे केस में ये जो सरफेस एरिया वेक्टर जो होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, तो इस समय फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द सरफेस जो होगा, क्रॉसिंग द सरफेस, जो सरफेस अंडर स्टडी है क्रॉसिंग द सरफेस, ये हमारा पॉजिटिव है, और एंटरिंग द सरफेस जो है वो हमारा क्या है, निगेटिव है। यहां पर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें एंटर कर रहा है और यहां से पास आउट हो रहा है, तो इसके लिए फ्लक्स निगेटिव है और इसके लिए फ्लक्स हमारा पॉजिटिव है। और यही सरफेस अगर अलोंग द फील्ड अगर हो गया लाइक दिस, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर जो है वो हमारा नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो और वैसे भी दिख रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्या है, क्रॉस नहीं कर रहा है, इस पे टेंजेंशियल जो है ये टेंजेंशियल पास आउट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस क्या होगा, जीरो होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर ये तीनों चीजें आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर हमें गॉस थ्योरम समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये काफी इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि एज अ थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बेस्ड एप्लीकेशंस भी आते हैं या इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम गॉस थ्योरम की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए गॉस थ्योरम है क्या। गॉस थ्योरम को पहले बढ़िया से इसको समझ लिया जाए, क्योंकि काम हमको करना है गॉस थ्योरम पे, तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। गॉस थ्योरम ये कहता है कि नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस, ध्यान दीजिएगा, नेट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon naught times the total charge contained inside the surface। ये वैल्यू है। सपोज दैट ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught इनटू नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड, ये जो है नेट चार्ज इस सरफेस के अंदर, नेट चार्ज कितना है, देखिए यहां पर चार्ज हमारा कोई सिंगल चार्ज भी हो सकता है या मल्टीपल चार्जेस भी हो सकते हैं, हमको इससे मतलब है कि नेट चार्ज कितना है। तो कुल मिलाकर के टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ सरफेस, क्लोज सरफेस, डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप साइज ऑफ द बॉडी। ये जो क्लोज सरफेस है उसके शेप या साइज पर डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड है केवल टोटल चार्ज पे, नेट चार्ज पे। और ये चार्ज कहां है, किस तरह से है, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। यही गॉस थ्योरम का हमारा स्टेटमेंट है। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
is equal to surface integral E dot ds, that is surface integral E ds cos theta is equal to 1 upon epsilon naught into q, where q is the net charge enclosed by the surface। ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहां पर नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सिस्टम, इनसाइड द बॉडी है, ठीक है। तो इसका अब हम कैसे इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, अब उसी पर हम आते हैं। तो एक बात क्लियर हुई है, सपोज दैट थोड़ा सा इसको हम लोग और एक्सप्लेन कर लें कि ये एक हमारा क्यूब है, सपोज दैट, और इसमें कोई चार्ज है, ठीक है, क्यूब। अब टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द क्यूब जो है, ठीक है, ये हमारा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यूब ही होगा, चाहे इस क्यूब के साइड्स का डायमेंशन कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वैसे भी थोड़ा सा इसको रियलाइज करने की बात है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस चार्ज से पास आउट हो रही हैं, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, उसका नंबर्स जो हमारा क्यूब है उसके शेप चेंज करने से तो चेंज हो नहीं जाएगा। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल रही है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्यूब से बाहर आएंगी, ठीक है। तो यहां पर फ्लक्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना है, तो शेप साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चार्ज पे सिर्फ फर्क पड़ता है, चार्ज टोटल कितना है, ठीक है। तो ये बात एकदम क्लियर रही है। अब अगर यही चार्ज अगर आउटसाइड द बॉडी है, सपोज दैट ये कोई स्फीयर है, लेट अस सपोज, और चार्ज इनसाइड द स्फीयर नहीं है, आउटसाइड द स्फीयर है ये क्यूब, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरा देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये। तो अब जरा एक चीज यहां पर देखिए, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के, इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर जो यहां पर इसमें एंटर हो रही हैं, वो डेफिनेटली इससे पास आउट भी हो रही है, ठीक है। तो यहां पर ये लाइन अगर यहां पर एंटर हो रही है तो यहां से पास आउट हो रही है, यहां एंटर हो रही है तो यहां से पास आउट हो रही है, यहां एंटर हो रही है तो यहां से पास आउट हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर चार्ज आउटसाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये स्फीयर तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्फीयर है, बट टोटल चार्ज, सॉरी, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड बाय दिस स्फीयर, इसकी वैल्यू 0 है। तो ये कैसे है, वो क्यों, देखिए, तो इस पोर्शन में, यहां से ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, इस पोर्शन में जो फ्लक्स है और इस पोर्शन में जो फ्लक्स है, यहां से यहां तक जरा ध्यान दीजिएगा, इस पोर्शन में जो फ्लक्स है और इस पोर्शन में जो फ्लक्स है, तो ये दोनों फ्लक्स के मैग्नीट्यूड तो सेम है, जितने फील्ड लाइंस यहां एंटर हो रहे हैं उतने फील्ड लाइन यहां से पास आउट हो रहे हैं, बट ये हमारा निगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, ये एंटरिंग द सरफेस है और ये पासिंग आउट द सरफेस है। तो ये फ्लक्स हमारा निगेटिव है और ये फ्लक्स हमारा पॉजिटिव है, तो टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स हमारा 0 हो गया। तो चार्ज आउटसाइड है तब जो है हमारा नेट फ्लक्स जो है एसोसिएटेड बाय द 0 होगा। लेकिन यही चार्ज ये इनसाइड अगर होता, इस सरफेस के अंदर होता, तो ऐसे सिचुएशन में ये केवल जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो उससे बाहर निकलती या उसके अंदर एंटर करती, वो डिपेंड करता कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये बात एकदम क्लियर रही है कि हमको गॉस थ्योरम जब भी यूज करना है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में जब हम आएंगे तो इस बात को हम लोग देखेंगे, हमको केवल ये देखना है कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिस्टम कितना है, उसी पर हमको फोकस करना है, उसके पोजीशन से हमको कोई लेना देना नहीं है और उस बॉडी के शेप या साइज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आइए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो देखिए, गॉस ने तो पहली बात की ये जो लॉ दिया है वो जनरल लॉ है, तो हमको ये डिफिनिट शेप ले लेते हैं, ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। कोई भी हम एक रैंडम कोई बॉडी कंसीडर करें, क्लोज बॉडी, एक रैंडम बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं, चलिए हमने ये एक रैंडम बॉडी हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। और यहां पर कोई चार्ज है, ये चार्ज क्यू है, हमने ऐसा सपोज कर लिया, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड बाय दिस सरफेस जो है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि एक स्मॉल एरिया एलिमेंट आप कंसीडर करिए, यहां पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करिए और इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस हमने r सपोज कर लिया, ठीक है।
तो एरिया एलिमेंट जो है, एरिया वेक्टर जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस, ये हमारा ds है। सपोज दैट एरिया ये हमारा ds है, तो कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, गॉस थ्योरम को जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो जो हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं उस क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में हम यूज करेंगे इसको, तो इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो इस सरफेस पर स्मॉल एलिमेंट, एरिया एलिमेंट हम ले रहे हैं ds। कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। ठीक है, तो अब यहां पर टोटल फ्लक्स नहीं, स्मॉल फ्लक्स एसोसिएटेड बाय स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये हमारा d फाई इज इक्वल टू, ये क्या होगा, E डॉट ds। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी E ds cos थीटा, where theta is the angle between E and ds, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हमारा ये चार्ज है Q। ठीक है, तो और इस पॉइंट, यहां पर ये पॉइंट P है। ठीक है, और ये चार्ज हमारा O पे है, तो OP along OP आउटवर्ड अगर ये पॉजिटिव है तो, along OP इनवर्ड अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन along OP होगा, और ये एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, तो E ds cos थीटा ये हमारा स्मॉल फ्लक्स एसोसिएटेड बाय स्मॉल एरिया एलिमेंट ds है। ठीक है, अब E की वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, where r is the OP। ये O से P की डिस्टेंस ये हमारा r है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स हमको कैलकुलेट करनी है, तो हमको क्या करना होगा, इस इक्वेशन फर्स्ट को बोथ साइड हम विद प्रॉपर लिमिट हम क्या करें, फॉर एंटायर सरफेस, नॉट विद प्रॉपर लिमिट, फॉर एंटायर सरफेस हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स हमारा कैपिटल फाई E इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल d फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E ds cos थीटा। अभी की वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर ds cos थीटा। ठीक है, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ये हमारा कांस्टेंट है फॉर द गिवन गॉसियन सरफेस, फॉर द गिवन सरफेस ये हमारा कांस्टेंट है। क्लियर, r की वैल्यू वेरिएबल है, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट P की डिस्टेंस, अगर कोई दूसरा, अब यहां पर कोई पॉइंट होता तो ये डिस्टेंस ये हमारी चेंज हो जाती। r डिफरेंट वैल्यूज, r की वैल्यूज जो है डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट है, और थीटा की भी वैल्यू भी डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने सिमेट्रिक बॉडी हमने नहीं लिया है। ठीक है, तो यहां पर अब क्या होगा कि हम इसको बाहर कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने इसको बाहर कर लिया, और सरफेस इंटीग्रल अब हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब ये ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर क्या है, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर स्मॉल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द स्मॉल एरिया एलिमेंट ds एट पॉइंट O है। ठीक है, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो यहां पर सिंस ds cos थीटा बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू d ओमेगा, स्मॉल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द स्मॉल एरिया एलिमेंट एट पॉइंट O, ये d ओमेगा है। तो अब ये वैल्यू हमारी, ये फाई E हम निकाल रहे हैं, तो ये फाई E हमारी हो जाएगी कितनी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। ठीक है, और d ओमेगा फॉर एंटायर सरफेस, d ओमेगा फॉर एंटायर सरफेस, तो एंटायर सरफेस इस पॉइंट O पर टोटल कितना एंगल सबटेंड करेगा,
तो टोटल एंगल सबटेंडेड बाय एनी सरफेस एट अ पॉइंट इनसाइड द सरफेस वो कितना होता है 4 पाई होता है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हमारी 4 पाई हो जाएगी। तो यहां पर 4 पाई रख दीजिए, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। अब ये 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो गया, तो फाई E इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और यही हमारा जो है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से गॉस थ्योरम को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।